थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज एक टॉपिक है आपके 5th सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना होता है, जिसमें आपको थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज के डिफरेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेज जो है पढ़ाई भी जाती हैं, समझाई भी जाती हैं, प्रैक्टिस भी करवाई जाती हैं, जो भी बाद में आप जब रोटेशन में जाते हैं तो फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो जब आप पेपर करने बैठते हैं ना तो आपको समझ में नहीं आती कि सवाल मतलब किस तरह पूछा गया है, क्योंकि बुक की थ्योरी और क्वेश्चन की थ्योरी ना डिफरेंट है। सवाल इस तरह आता है जैसे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको सवाल समझ में आएगा, अगर आपने बुक को देखा ही नहीं है तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसके जो क्वेश्चन है ना आपको गूगल पे मिलेंगे, ना आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ डीपीटी में पढ़ाया जाता है, वो भी 5th सेमेस्टर में आके। तो इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो ये आई गेस मेरी सिर्फ पहली ही वीडियो होगी इंटरनेट पे जिस पे हम जो है वो ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि वो पेपर जिसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई 2-3 हज़ार सवाल हैं जो बार बार जो वो रिपीट होते रहते हैं हर एग्ज़ाम्स में, जिसमें से जो सबसे कॉमन होते हैं 100-200 वो हम जो डिस्कस कर लेते हैं, तो जो आपके एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स का जो मसला है वो हल हो जाता है। तो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन है, और ये स्लाइड्स में से और बुक में से लिए हुए हैं, तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। टाइम वेस्ट के बगैर मैं आपके साथ इनको पढ़ती हूँ। इसको सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर, क्योंकि इसके अलावा कोई और आपको कंटेंट मिलेगा नहीं, और ये कंटेंट लाजमी लगेगा, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन में से जो सबसे ज़्यादा कॉमनली आते हैं वो हमने निकाले, यानी इनमें ये क्वेश्चन आते ही आते हैं लाजमी। ठीक है, तो आइए इसको रीड करते हैं। द सिस्टमेटिक प्लान्ड परफॉर्मेंस ऑफ बॉडीली मूवमेंट इज़ कॉल्ड थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज। एक सिस्टमेटिकली प्लान्ड परफॉर्मेंस हम जो है वो अपने पेशेंट को देते हैं, बॉडीली मूवमेंट्स करवाते हैं, तो उसको हम कहते हैं थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज। द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज फॉर इंडिविजुअल्स विद अ वाइड वैरायटी ऑफ हेल्थ कंडीशन एंड रिलेटेड फिजिकल इम्पेयरमेंट। हम वो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज देते हैं इंडिविजुअल्स को जो अगर उनको कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट हो या किसी रीज़न की वजह से कोई हेल्थ कंडीशन से वो जूझ रहे हों, तो फिर हम जो है वो उनको एक्सरसाइज करवाते हैं वो, या फिर वो घर के लिए देते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपके पास फिजिकल इम्पेयरमेंट आएगा। इंडिविजुअल विदाउट डायग्नोस्ड डिसफंक्शन हु इंगेजेस इन फिजिकल थेरेपी सर्विसेज। जब आपने वर्ड देख लिया विदाउट डायग्नोस्ड डिसफंक्शन, तो ये है कीवर्ड, यहाँ पर आंसर बनेगा क्लाइंट। एक इंडिविजुअल जो विदाउट डायग्नोज डिसफंक्शन के आपके पास आया है फिजिकल थेरेपी लेने के लिए, तो आपका पेशेंट ही है, डिसफंक्शन है लाजमी। ठीक है, तो आपका सॉरी क्लाइंट ही है। ओके, द टू मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी डेवलप्ड इन द नेगी मॉडल एंड ICIDH मॉडल, ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। अच्छा मेरी बात सुनिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें डायग्नोज डिसफंक्शन लिखा हुआ, विदाउट डायग्नोज डिसफंक्शन लिखा हुआ है। अगर विदाउट की जगह डायग्नोज डिसफंक्शन होता तो हम करते कि ये पेशेंट है। अब क्योंकि फंक्शन अभी डायग्नोज नहीं है तो वो आपके पास खुद से चल के आया है, तो वो आपका क्लाइंट है। जब डिसफंक्शन डायग्नोज हो जाएगा फिर वो आपका पेशेंट बनेगा। ये दो फ़र्क याद कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन में विदाउट हटाकर भी क्वेश्चन आ चुका है, वो आंसर उसका जो था वो पेशेंट था, विदाउट के साथ इसका क्लाइंट है, तो मैंने कहा थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूँ। ठीक है, ICIDH इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप मॉडल, ये जो है वो आपके पास दो मॉडल से नेगी के। ठीक है, नेगी और एक ये ICIDH। NCMMR नेशनल सेंटर ऑफ मेडिकल रिहेबिलिटेशन रिसर्च, ये लाजमी आती हैं फॉर्म्स, इसको याद रखिएगा। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द इंटीग्रिटी ऑफ बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स एंड द एबिलिटी पार्टिसिपेट इन लाइफ एक्टिविटीज़, इट्स कॉल्ड फंक्शनिंग। जब इंटीग्रिटी की बात हो जाती है बॉडी के फंक्शन और स्ट्रक्चर्स की, तो आपके पास यहाँ से फंक्शनिंग बनता है। वन ऑफ द मैनी एरियाज ऑफ क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग आ जाए, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5-6 चीज़ें ही होती हैं। एक तो सिलेक्शन, फिर उस एक्सरसाइज सिलेक्शन करते हैं एक्सरसाइज की, फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, फिर पेशेंट के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं, और उस मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं यूनिक नीड ऑफ पेशेंट, यानी क्योंकि हमने पेशेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया एक्सरसाइज को, तो उसको हम यूनिक नीड्स ऑफ ईच पेशेंट और क्लाइंट में जो है वो कन्वर्ट करते हैं इन सेंटेंस को। तो आप जब ये लिखेंगे सवाल जो आपसे पूछा जाएगा कि क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग की, तो वैसे बहुत सारे एरिया हैं, लेकिन थेरेपिस्ट इसमें सबसे ज़्यादा किस में इंगेज होता है? सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ थेरेपेटिक एक्सरसाइज इंटरवेंशन बेस्ड ऑन द यूनिक नीड ऑफ ईच पेशेंट और क्लाइंट। अच्छा मैं ये सब एक्सपीरियंस ले कर रही हूँ, अगर आपने बुक नहीं देखी है ना तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, और आपको समझ में आ जाए तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा समझा दूँ,
सो दैट जब आप पेपर करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सवाल पूछना क्या चाह रहा है आपसे। टू असिस्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड अल्टीमेटली इम्प्रूव पेशेंट केयर टूल नोन एज। अब आपने डिसीजन ले लिया, ठीक है। डिसीजन लेने के बाद आप क्या सोचते हैं कि आपका ये डिसीजन क्या रिजल्ट दे सकता है आपको, कि अच्छा मैं 3 हफ्ते अगर एक्सरसाइज करवा लेता हूँ इतनी रिपीटेशन, तो आई बिलीव इतना फ़र्क तो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्लिनिकल प्रेडिक्शन, कि हमने क्लिनिकली प्रेडिक्ट किया कि ऐसा ऐसा रिजल्ट आएगा। तो जो आपका डिसीजन मेकिंग का पहला स्टेप है, दूसरा है आपके पास क्लिनिकल प्रेडिक्शन। टू असिस्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड अल्टीमेटली इम्प्रूव पेशेंट केयर। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को असिस्ट करने के लिए और पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने के लिए हम बस एक टूल इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं क्लिनिकल प्रेडिक्शन टूल। बस इतनी सी बात है। सम प्रेडिक्शन टूल इन फिजिकल थेरेपी हैव बीन डेवलप्ड टू असिस्ट इन द डायग्नोसिस ऑफ हेल्थ कंडीशंस। कुछ प्रेडिक्शन टूल्स फिजिकल थेरेपी में ऐसे भी हम डेवलप किए हुए हैं जिससे हमें डायग्नोसिस करने में आसानी हो जाती है। पेशेंट एक मसला लेकर आता है, लेकिन जब हम सर्टेन एक्सरसाइजेस करवाने लगते हैं, प्लान देते हैं उसको, जब उससे वो नहीं होती तो फिर हमें बाकी मसाइल का पता चलता है। टाइप ऑफ रिलेशनशिप रिक्वायर्ड बिटवीन थेरेपिस्ट एंड पेशेंट इज़ द फंडामेंटल। जब टाइप ऑफ रिलेशनशिप रिक्वायर्ड बिटवीन पेशेंट एंड थेरेपिस्ट पूछा तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव आएगा और कुछ नहीं। वन मेथड ऑफ प्रमोटिंग मोटिवेशन इज़ टू डिज़ाइन द एक्सरसाइज प्रोग्राम सो दैट लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेसफुल एक्सरसाइजेज आर टॉट। सबसे आसान मेथड क्या है पेशेंट को मोटिवेट करने का, कि भाई सबसे आसान चीज़ें शुरू में करवा लो। लाइक जब हम जिम करवाते हैं तो 1 kg का देते हैं पहले डंबल, फिर 2, फिर 2.5। अगर डायरेक्ट 10 kg का देंगे, एक तो उनके लिए मसल्स के नुकसान है, दूसरा ये कि पेशेंट जो है वो परेशान होकर चला जाएगा, वो दोबारा पास आएगा नहीं। तो मेथड कौन सा है मोटिवेट करने का, आप पहले सबसे आसान करवाओ और फिर मुश्किल की तरफ उसको लेके जाओ। तो सबसे कौन सा पहले सिखाना चाहिए, सबसे आसान एक्सरसाइज कब सिखानी चाहिए हमें, लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट, यानी सबसे पहले हमें लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिखानी चाहिए। इट इज़ द प्रैक्टिकल सजेशन फॉर इफेक्टिव एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शंस। प्रैक्टिकल सजेशन क्या है कि भाई आपने पहले खुद डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाई कि देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप भी ऐसा करें। फिर पेशेंट से फीडबैक मांगें कि कैसा लगा आपको, और उसको वो बोलें कि भाई आप भी मेरी तरह करके दिखाओ। तो यहाँ पे जो है सबसे अच्छा टूल ये है कि हैव द पेशेंट डिमॉन्स्ट्रेट एन एक्सरसाइज टू यू एज यू सुपरवाइज एंड प्रोवाइड फीडबैक। सही है। It is the basic technique used for examination of movement and for initiating movement into a program of therapeutic intervention. अगर आपको मसल चेक करनी है या मूवमेंट चेक करनी है या ये चेक करना है कि कितना डैमेज है एक्सेट्रा, तो हम बस रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं और हमें ग्रेडिंग के थ्रू जो है पता चल जाता है कि पेशेंट जो है वो किस लेवल की तकलीफ में आपके पास आया है। इट इज़ द डिस्टेंस अ मसल इज़ कैपेबल ऑफ शॉर्टनिंग आफ्टर इट हैज़ बीन एलोंगेटेड टू इट्स मैक्सिमम। अच्छा, ये पूछा है कि जब आप अपने मसल काफ़ी लंबे अरसे तक एलोंगेट करके रखते हैं, उसके बाद जब आप उसको डिस्टेंस कम करके शॉर्टनिंग करने की तरफ आते हैं, तो जो डिस्टेंस होता है इसके बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फंक्शनल एक्सकर्शन। ठीक है, ओके। टू जॉइंट मसल फंक्शन एट द एल्बो एंड द बाइसेप ब्रेकिया मसल इफ it contracts and move the elbow into flexion and forearm into supination while simultaneously moving the shoulder into flexion and shortens to a point known as। अब आप जो है वो ऐसा करें कि अपने फोर आर्म को प्रोनेट कर लें। ठीक है, फोर आर्म को प्रोनेट करने के बाद आपने अपना आर्म जो है वो फ्लेक्स करना है और अपना शोल्डर को भी जो है वो फ्लेक्स कर लेना है। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपके मसल्स में कैसी टेंशन जो है वो जनरेट हो रही है और कौन सी इंसफिशेंसी हो रही है। अब इस मूवमेंट को करने के बाद आप महसूस करेंगे कि एक्टिव इंसफिशेंसी महसूस हो रही है, सारे ही मसल मूवमेंट में चले गए हैं और एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी क्या कहना चाहिए कि हुदूद में आ गई है। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव इंसफिशेंसी। क्योंकि अगर पैसिव एक्टिव में क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, पैसिव में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो एक्टिव में आपका टेंशन भी लग रहा है और आपकी एनर्जी भी ज़्यादा लग रही है। Indication for PROM includes when patient is not able। Indications for passive range of motion में पूछा है कि when patient is not able to or not supposed to actively move a segment of the body as he comatose, paralyzed or on complete bed rest, movement is provided by external source। कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन क्या होती है कि जब पेशेंट जो है इस काबिल नहीं है कि वो एक्टिवली मूव कर सके अपने बॉडी के किसी हिस्से को, तो फिर हम जो है वो एक्सटर्नल हेल्प प्रोवाइड करके उसको उसकी रेंज ऑफ मोशन पूरी कराते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन।
Active range of motion is when a patient is able to contract the muscles actively. ये जब पेशेंट जब इस काबिल है कि खुद अपनी मसल्स को मूव कर ले तो हम उसको कहते हैं कि एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है. Okay, when a patient is able to when a patient has weak musculature and is unable to move a joint through the desired range, usually against gravity, which of the following range of motion is indicated. जब एक patient जो है वो weak musculature है उसका और वो he is unable to move a joint through desired range, और वो अपनी एक joint को जो क्या कहना चाहिए against gravity नहीं move करवा पा रहा, तो विच टाइप ऑफ मोशन इज़ इंडिकेटेड. तो ये किस तरीके का मोशन है, मतलब जो हमने बोला है अनेबल टू मूव अ जॉइंट थ्रू अ डिज़ायर्ड रेंज यूजुअली अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये किस तरह का मोशन है. तो ये एक्टिव असिस्टेड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन. ठीक है, एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन उसको हम बोलते हैं, जिसमें वो उसका मस्कुलेचर जो है वो वीक है, बिल्कुल डैमेज नहीं है. अगर वो बिल्कुल ही किसी काबिल ना होता तो फिर हम पैसिव बोलते हैं, लेकिन हम उसको थोड़ी सी हेल्प करेंगे और बाकी वो खुद काम करेगा तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन. Movements are contraindicated under any circumstances when motion to a part is disruptive to healing process. हम कुछ जॉइंट्स पर जो रेंज ऑफ मोशन को पूरा करना, मतलब कुछ जॉइंट्स पर जो हम मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई यहाँ पर चोट लगी हुई है या यहाँ पर आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, तो आप जो है उसको छेड़े नहीं और मूवमेंट ना करें. ठीक है, ओके. तो उसमें ये पूछ रहा है कि इससे क्या होगा कि अगर वो मूवमेंट कर लेता है अगर हीलिंग प्रोसेस के दौरान, तो व्हेन मोशन टू अ पार्ट इज डिस्ट्रप्टिव, तो हम क्या करेंगे, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एंड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन दोनों मूवमेंट जो वो कॉन्ट्राइंडिकेट करा देंगे, इससे हीलिंग प्रोसेस रुक जाएगा. तो ये पूछा कि कौन सी मूवमेंट्स हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, मना होती हैं ड्यूरिंग हीलिंग प्रोसेस. तो आपकी एक्टिव और पैसिव दोनों रेंज ऑफ मोशन जो मना होती है. रेंज ऑफ मोशन शुड नॉट डन व्हेन मोशन इज डिस्ट्रप्टिव टू द हीलिंग प्रोसेस. रेंज ऑफ मोशन कब नहीं करनी चाहिए, जब आपका जो हीलिंग प्रोसेस चल रहा हो. ठीक है. Active range of motion of the upper extremity and limited walking near the bed or tolerated as early exercise after myocardial infarction, coronary artery bypass. तो भाई एक्टिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी जो है हम कब नहीं होने देते, और जब हम चलना फिरना क्यों मना कर देते हैं, जब जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाए या कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हुई हो. क्योंकि जैसे ही आप एक्टिविटी करते हैं आपकी बॉडी ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, और जब आपको ऑलरेडी एमआई हुआ है या कॉर्नरी आर्टरी बाईपास हुई है, तो वो ब्लड फ्लो जो हैवी ब्लड फ्लो है वो आपकी बॉडी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकेगी. दिस शुड बी डन बिफोर अप्लाइंग रेंज ऑफ मोशन टेक्निक. Examine and evaluate the patient's impairment and level of function, determine any precaution. कह रहे हैं कि भाई रेंज ऑफ मोशन अप्लाई करने से पहले क्या करना चाहिए, एग्जामाइन करना चाहिए, इवेलुएट करना चाहिए पेशेंट का मसला क्या है और उसका फंक्शन मतलब किस लेवल तक वो फंक्शन कर सकते हैं, कौन से ग्रेड तक. उसके बाद हमें प्रिकॉशंस वगैरह सब चेक करने के बाद जो है वो रेंज ऑफ मोशन अप्लाई करनी चाहिए. इन क्लिनिकल एप्लीकेशन पेशेंट प्रिपेरेशन इंक्लूड फ्री द रीजन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव क्लोथिंग, लिनन, स्प्रिंट एंड ड्रेसिंग. क्लिनिकल एप्लीकेशन में पेशेंट की प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जब हम किसी को एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं कि आप लेट जाएं या इस तरह का कुछ भी, तो हम देखते हैं कि उसके कपड़े तो ऐसे नहीं जो उसको तंग करें, या हम उसकी रेंज ऑफ मोशन पूरी करा रहे हो तो शर्ट ही फट जाए या अटक जाए धागा या ऐसा कुछ, या कोई चेन पहनी भी हो. बाज़ों का जो है वो मेल पेशेंट्स में टी शर्ट पे बटन होते हैं, तो जब हम उनकी वर्टिब्रेस पे मैनिपुलेशन करते हैं तो बटन उनको चुभते हैं, तो वो सही तरह करने नहीं देते हैं. बाद पेशेंट की टाई जो है उनके गले में चुभना शुरू हो जाती है जब हम उनको जो है वो प्रोनलाइन पोजीशन में लिटाते हैं. तो इस तरीके से ना ध्यान रखना पड़ता है, वॉचेस उतारनी पड़ती हैं, अंगूठी वगैरह, ताकि जो है वो रिस्ट्रिक्शन ना आए किसी भी तरीके की एक्सरसाइज में. ओके. फ्री द रीजन फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिव क्लोथ. ओके. द नंबर ऑफ रिपीटेशन डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम. भाई रिपीटेशन कितनी देनी डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, पेशेंट की कंडीशन क्या है और उसका रिस्पॉन्स क्या है आपके एक्सरसाइज में. During the passive range of motion, the force for movement is external. It is provided by a therapist or a mechanical device. वो कह रहे हैं कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन में जो बाहर से फोर्स मिल रही है कहाँ से मिलती है, एक तो थेरेपिस्ट देता है, दूसरा ये कि अगर कोई मशीन आप यूज़ करें तो मशीन देती है ऑफकोर्स.
It is indicated to perform the motion smoothly and rhythmically. हम पढ़ते हैं जब लॉज, उसमें हम ये पढ़ते हैं चीज़ कि जब भी आपको कोई मोमेंट्स या एक्सरसाइज परफॉर्म करवानी हो तो आप स्मूथली और रिदमिकली करवाएं तो वो आपकी मेमोरी में अच्छे से रह जाती है. Demonstrate the motion desired, then ask the patient to perform the motion. It is the application of active range of motion. It is often defined as the ability of structure or segments of the body to move or to be moved to allow the presence of range of motion for functional activities, functional range of motion. It is called mobility. कि भाई आपके पेशेंट की वो एबिलिटी कि जब वो अपने सेगमेंट्स को प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन के साथ मूव कर ले तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मोबिलिटी. Mobility is defined as ability of structures, the segments of the body to move or to be moved to allow the presence of range of motion or functional activities. सही है. This form of flexibility also referred to as active mobility or active range of motion in the degree in which active muscles contraction move body segment through the available range of joint. डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी उस चीज़ को बोलते हैं कि जब आप एक्टिव मोबिलिटी के साथ पूरी रेंज ऑफ मोशन भी करें, अपने मसल्स को प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकें, जिस भी सेगमेंट की आपको मूवमेंट करनी है उस जॉइंट के ऊपर जितनी भी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है उसका इस्तेमाल कर लें, तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी. द डिग्री टू विच बॉडी सेगमेंट कैन बी पैसिवली मूव थ्रू द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन एंड डिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ मसल. वो डिग्री जब जो है आपके मसल्स हैं वो पैसिवली मूव करते हैं रेंज ऑफ मोशन में, यानी किसी की हेल्प से जो अपनी रेंज पूरी करानी पड़ती है, या वो अपने मसल्स पर डिपेंड करता है, मतलब जॉइंट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उसको हम कहते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी. एक्टिव में तो डायनेमिक में तो वो सारा खुद ही कर रहा था, पैसिव में क्या है कि इट इज़ डिपेंडेंट. ओके. रेफर टू डिक्रीज मोबिलिटी और रिस्ट्रिक्टेड मोशन, हाइपर मोबिलिटी. जब भी मोबिलिटी कम होगी या डिक्रीज़ हो जाएगी हम उसको हाइपर बोलेंगे, और जब बढ़ जाएगी तो उसको हम हाइपर मोबिलिटी बोलते हैं. It is defined as the adaptive shortening of the muscle tendon unit and other soft tissues that cross surrounding the joint. It is called contracture. कि जब adaptive shortening हो जाए muscle tendons की तो उसको contracture बोलते हैं. It is a stretch well beyond the normal length of muscle and range of motion of a joint and surrounding soft tissues. Overstretching. जब इसने ये बोला ना इट इज़ अ स्ट्रेच वेल बियॉन्ड द नॉर्मल लेंथ, यहाँ पर आपको आपका क्लू मिल गया और आपने समझना है कि स्ट्रेच है लेकिन नॉर्मल लेंथ से ज़्यादा है, तो इट इज़ ओवर स्ट्रेचिंग. ख़त्म, आगे पढ़ना ही नहीं है वरना कंफ्यूज हो जाएंगे. कभी कभी ऐसा होता है कि हम सारे सवाल सही कर लेते हैं, फिर हम जब दोबारा पेपर रीड करने के लिए जाते हैं तो खुद ही गलत करके आ जाते हैं, लाइक आई डू. तो वो वाला काम नहीं करना. जो इसमें कीवर्ड्स है ना अब वो देख लिया करो. Any stretching exercise that is carried out independently by a patient after instruction and supervision by a therapist is called self stretching. तो इसमें तो कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक्सरसाइज जो पेशेंट इंडिपेंडेंटली कर ले, वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो पेशेंट इंडिपेंडेंटली कर ले उसको हम कहते हैं सेल्फ स्ट्रेचिंग. स्किल्ड मैनुअल थेरेपी इंटरवेंशन स्पेसिफिकली अप्लाइड टू जॉइंट स्ट्रक्चर्स. अभी पूछ रहा है जब इसने ये बोल दिया ना कि स्पेसिफिकली अप्लाइड टू जॉइंट स्ट्रक्चर्स, तो आपने जॉइंट मोबिलाइजेशन पे ही क्लिक कर देना है आँख बंद करके. इफ़ द पेशेंट असिस्ट इन मूविंग द जॉइंट थ्रू अ ग्रेटर रेंज इज कॉल्ड असिस्टेड स्ट्रेचिंग. ठीक है. एनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दैट इज कैरिड आउट इंडिपेंडेंटली बाय अ पेशेंट आफ्टर स्ट्रक्चर. ओके. सेल्फ स्ट्रेचिंग. The use of inhibition or facilitation technique to assist with muscle elongation is associated with approach exercise known as proprioceptive neuromuscular facilitation, PNF. वो कह रहा है कि जब आप इनहिबिशन और फैसिलिटेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं मसल एलोंगेशन की एक्सरसाइज कराने में, तो ये पूछ रहा है कि ये अप्रोच कौन से
फिजियोलॉजी के मतलब फिजियोलॉजी के कौन से एस्पेक्ट के साथ जो है वो मैच करता है या अप्रोच करता है या उससे एसोसिएटेड है। तो इट इज़ PNF प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन से जो है ये एसोसिएटेड है। पोजिशनिंग अ लिम्ब or the body such that the stretch force is directed to the appropriate muscle group is called alignment। ये अपने लिम्ब को इस तरह स्ट्रेच करें या पोजीशन करें कि अप्रोप्रिएट मसल ग्रुप पर जो है वो इफ़ेक्ट आए और डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल उसकी स्ट्रेट हो, तो इसको हम कहते हैं कि अलाइनमेंट हो गई है। मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेच फोर्स अप्लाइड इज इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेच। फॉर्म और मैनर इन विच द स्ट्रेच फोर्स इज अप्लाइड स्टैटिक, बैलिस्टिक, साइक्लिक। आपने ज़रूर काइनेसियोलॉजी में फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि स्ट्रेच फोर्स जो है वो आप स्टैटिक, बैलिस्टिक और साइक्लिक पर अप्लाई कर सकते हैं। ये पूछा है फॉर्म और मैनर इन विच स्ट्रेच फोर्स इज अप्लाइड, degree of patient participation, passive, active, assisted or etc. or the source of stretch, mechanical, self etc. are what are all the mode of stretch। ये सारे stretch के तरीके हैं। Stretching should be applied at a low load। What define the period of time a stretch force is applied and shortened tissue are held in a lengthened position। ये कह रहा है कि वो जब आपने ये कीवर्ड पढ़ लिया द टाइम पीरियड ऑफ स्ट्रेच, आपको पता चलना चाहिए कि ड्यूरेशन पूछ रहा है। द फॉलोइंग आर द पॉइंट कंसिडर अबाउट द यूज़ ऑफ मैनुअल स्ट्रेचिंग। मैनुअल स्ट्रेचिंग के कुछ पॉइंट्स थे, दोबारा पढ़ लेते हैं, पहले भी पढ़े थे। मैनुअल स्ट्रेचिंग में मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द स्ट्रेचिंग प्रोग्राम। When a patient wants to determine how a when a therapist wants to determine how a patient responds to varying intensities or durations of stretch and when optimal stabilization is most critical। तो ये पूछा है कि कहाँ गया, मैनुअल स्ट्रेचिंग में आपको क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है कि ऐसा प्रोग्राम बनाना है और रिस्पॉन्स को चेक करना है पेशेंट के कि जो पेशेंट उसको इजीली परफॉर्म कर सके, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है और फिर उसकी ड्यूरेशन बढ़ानी है और उसके बाद ऑप्टिमल और स्टेबलाइजेशन तक उसको लेकर जाना है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि अर्ली स्टेजेस में आपने नॉर्मल स्ट्रेचिंग करवानी है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो आपने इंटेंसिटी को बढ़ाना है। अभी कह रहे हैं मैनुअल स्ट्रेचिंग जो है वो अर्ली स्टेजेस में बहुत अप्रोप्रिएट रहती है सो दैट आपको एक्सरसाइज करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी इज क्लासिफाइड इनटू 2 सब ग्रुप्स, डायनेमिक एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स इंक्लूड, कॉन्ट्रैक्चर में मायोटिक कॉन्ट्रैक्चर, सुडोमोमायोटिक, मायोस्टेटिक कॉन्ट्रैक्चर, आर्थ्रोजेनिक एंड पेरीआर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्चर, फिब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर एंड रिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्चर। ये सब जो है इसमें आते हैं। अब देखें बस ठीक है, इतना बहुत है, ज़्यादा नहीं। मोड ऑफ स्ट्रेचिंग इंक्लूड मैनुअल स्ट्रेचिंग, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग एंड सेल्फ स्ट्रेचिंग। मोड ऑफ स्ट्रेचिंग में बस मैनुअल, मैकेनिकल और सेल्फ स्ट्रेचिंग आती है। मैनुअल स्ट्रेचिंग में क्या होता है, मैनुअल में जब हम हेल्प करते हैं पेशेंट की, ऊपर भी सवाल में एक्सप्लेन करना चाहती थी। मैनुअल में क्या होता है कि जब आपका पेशेंट फर्स्ट या सेकंड टाइम आया है, उसको नहीं पता चलेगा कि वो सही रेंज पूरी कर रहा है नहीं कर रहा, या वो सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, और क्योंकि आप उसको पहले दिन सब कुछ तो मतलब असिस्ट नहीं कर देंगे ना एक दिन में। तो मैनुअल स्ट्रेचिंग से क्या होता है कि पेशेंट कॉन्फिडेंट हो जाता है कि ठीक है, अब मुझे थेरेपिस्ट खुद करवा रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो यानी मैं अब सही कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब उनको एक्सरसाइज बताते हैं, हम कहते हैं कि हाँ आप सही कर रहे हो या अब मज़ीद फिर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो फिर वो एक्सरसाइज को बेहतर तरीके से कर लेता है। और क्योंकि वो हमारे साथ मैनुअल स्ट्रेचिंग में जो है वो कोऑपरेट कर रहा था, कि जब उसकी बॉडी चेंजेस डेवलप करती है आहिस्ता आहिस्ता, तो उसको आसानी होती है स्ट्रेस वाली एक्सरसाइजेस करने में भी। होप कि आपको मेरी बात समझ में आई हो। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग। PNF जो हमने प्रोप्रियोसेप्टिव, जो भी वो पीछे पड़ा था, क्या वर्ड था, इट इज़ प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन।
ठीक है जी। टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग कॉमनली यूज इन सॉफ्ट टिश्यू in which soft tissue are elongated just past the point of tissue resistance and held in the lengthened position as to sustained stretch force। जब यहाँ पे आया ना sustained, तो आपके पास वर्ड आ जाएगा static। जब आपके पास sustained आया तो आपने जो है वो static को ही टच करना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। A rapid forceful intermittent stretch that is a high speed and high intensity stretch is commonly called ballistic stretch। low intensity stretching coupled with a long duration stretch result in optimal rates of improvement in range of motion। okay, static stretching is well accepted as an effective form of stretching to increase flexibility of range of motion। static stretching जो है वो हम उसमें देखो, स्टेटिक में क्या होता है कि हम होल्ड करा के रखते हैं मसल को, जितना स्ट्रेच हो सकता है स्ट्रेच करवा के हम उसको होल्ड करा के रखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई ये स्टेटिक स्ट्रेचिंग है। तो ये जो है वो वेल एक्सेप्टेड है और ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन वाला जितने भी मसले होते हैं उन सबको हल कराने में बड़ी हेल्प करती है। इंडिकेशन फॉर यूज स्ट्रेचिंग के लिए क्या इंडिकेशन है, स्ट्रेचिंग क्यों करवाएं, हम क्या ऐसा देखेंगे पेशेंट में। जब सॉफ्ट टिश्यूज़ की रेंज ऑफ मोशन या तो ख़त्म हो जाए या लिमिटेड हो जाए, ऐसा लगे कि टिश्यूज़ आपस में जो है चिपक गए हैं, जम गए हैं, लिमिटेशंस आ जाए, फंक्शनल लिमिटेशंस आ जाएँ, पेशेंट सब कुछ होते हुए मसल्स जॉइंट सब कुछ साबित सलामत होते हुए भी रिस्ट्रिक्शंस महसूस करे, तब जो है वो हमें ये वाला काम करना होता है, स्ट्रेचिंग करानी होती है ताकि मसल्स एक्टिवेट हों। तो बाकी जो है वो इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, बहुत सारे हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इसको यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ, इनकी स्क्रीनशॉट्स लेकर रख लीजिएगा क्योंकि कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है।